हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? तो इस सैटरडे हमें एक नया डोंगहुआ मिला है, फाइटर ऑफ डेस्टिनी। इसे वे ऑफ चॉइस भी बोला जाता है और ये कल्टिवेशन टाइप की स्टोरी है। सबसे खास बात ये है कि इस डोंगहुआ को स्टूडियो सेनमन ने बनाया है और इसी स्टूडियो ने पहले एजर लेगेसी पे भी काम किया है। आपको याद होगा उसके विजुअल्स कितने ज्यादा खूबसूरत थे, खासकर फाइट सीन्स इतने स्मूथ और डिटेल कि देखने में मजा ही आ जाता है। अब अगर स्टोरी की बात करूँ तो ऑनेस्टली मुझे अभी ज्यादा नहीं पता, क्योंकि मैंने इसका नॉवल ज्यादा नहीं पढ़ा है। हाँ, इसका एक नॉवल भी है और इस डोंगहुआ में टोटल 26 एपिसोड्स हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है चेन सांग सेंग। वो एक अनाथ लड़का है जिसे सीनिंग सिटी के जी डोरन ने पाला है। और जैसे अक्सर होता है, शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर काफी वीक होता है, उसका बॉडी भी वीक है और उसकी मेरिडियंस भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब सीधा स्टोरी में चलते हैं। शुरू में हमें बताया जाता है कि ये एक लड़के की कहानी है जो एक सफर पे निकलता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और अपनी जिंदगी बेटर करने के लिए। और वो लड़का कोई और नहीं, हमारा चेन सांग सेंग है। अपने सफर के दौरान हम उसकी नेचर को साफ देख पाते हैं। वो दिल से बहुत अच्छा है। छोटी से छोटी जान के लिए भी, एक छोटी सी चिड़िया को भी वो मेंटू खिलाता है जब तक उसका पेट पूरा भर न जाए। इस बार वो जा रहा है डिवाइन कैपिटल। शॉर्ट में बोले तो वो आखिरकार वहाँ पहुँच जाता है। उसका मेन गोल है यांताओ अकेडमी में एंट्री लेना, जो कैपिटल की सबसे टॉप अकेडमीज में से एक है। अकेडमी के गेट के सामने पहले से बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। सब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करके गेट खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब चांग सेंग की बारी आती है तो एक स्टूडेंट नोटिस करता है कि वो तो बेसिक सेक्रेड मैरो लेवल तक भी नहीं पहुँचा और उसके पास बेसिक डिवाइन सेंस भी नहीं है। इस वजह से सब लोग उसे कम समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़का गेट कभी नहीं खोल पाएगा, लेकिन चेन सांग को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से आगे बढ़ता है और गेट को हाथ लगाता है और तभी उसे एक बात समझ आती है, ये गेट ज्यादा एनर्जी के बिना भी खुल सकता है, क्योंकि उसे इसका मैकेनिज्म समझ आ जाता है। वो उसे थोड़ा एडजस्ट करता है और बस कुछ ही सेकंड्स में गेट खोल देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा लड़का जिसके पास कोई कल्टिवेशन नहीं है, उसने गेट खोल दिया, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है तभी टीचर चाओ उस पर हमला कर देता है, क्योंकि उसने रूल फॉलो नहीं किया। रूल सिंपल था, सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी से गेट खोलना था, लेकिन चांग सेंग ने मैकेनिज्म यूज किया। लकीली उसका अटैक रोक लिया जाता है एक दूसरे स्टूडेंट के द्वारा, जिसका नाम है टांग 36। थोड़ी देर बाद अकेडमी के हेड भी वहाँ आ जाते हैं, माओ जेडोंग यानी मास्टर माओ। फिर टीचर चाओ कंप्लेन करता है कि उसे समझ ही नहीं आया ये लड़का कैसे कर गया। उसे लगता है कि इसने चीटिंग की है, लेकिन चांग सेंग बहुत शांति से अपनी बात रखता है। वो कहता है अनाउंसमेंट में सिर्फ ये बोला गया था कि गेट खोलो और अंदर जाओ, तो टेक्निकली उसने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। फिर भी टीचर चाओ मानने को तैयार नहीं होता। असल में तियांताओ अकेडमी में आने के लिए मिनिमम सेक्रेड मैरो लेवल होना जरूरी है, लेकिन चांग सेंग एक इम्पोर्टेंट बात सबको बताता है। वो कहता है अगर ऐसा है तो अकेडमी ने सब कैंडिडेट से झूठ बोला है और उन्हें फॉल्स होप दिया है। रूल्स के हिसाब से चैप्टर 17 सेक्शन 4 आर्टिकल 8 में साफ लिखा है कि सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट पास करना जरूरी है, न कि सेक्रेड मैरो realm तक पहुंचना। ये सुनकर मास्टर माओ भी मान लेते हैं कि ऐसा रूल सच में एग्जिस्ट करता है और वो इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि चांग सेंग ने एकेडमी के बारे में इतना डीप स्टडी किया है। इसी वजह से चांग सेंग फर्स्ट स्टेज पास कर लेता है। फिर चांग सेंग एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि उसके पीछे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी सेकंड टेस्ट देने का मौका मिलना चाहिए, जो कि है रिटन एग्जाम। और अपने लिए उसका गोल सिंपल है, वो नंबर 1 रैंक लेना चाहता है। लेकिन अचानक टीचर चाओ सिचुएशन को मुश्किल बना देता है। इस बार एग्जाम में टोटल 36 वॉल्यूम्स हैं और हर आंसर शीट के लिए सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम है। अगर कैलकुलेट करें तो पूरा एग्जाम लगभग 6 आवर्स का बनता है। ये तो पागलपन है। 6 आवर्स का एग्जाम किसी को भी पूरी तरह थका देगा। लेकिन सरप्राइजिंगली चांग सेंग एक्चुअली खुश हो जाता है, क्योंकि ये पूरा एग्जाम एंशिएंट टेक्स्ट पर बेस्ड है और वो अपने सीनियर और टीचर का थैंकफुल फील करता है, क्योंकि उन्होंने उसे कल्टिवेशन नहीं सिखाया बल्कि हमेशा एंशिएंट रिकॉर्ड्स पढ़ने को मजबूर किया। अब उसे समझ आता है, शायद उन्हें पहले से पता था कि ऐसा दिन आएगा। समय गुजरता है और एक एक करके कैंडिडेट्स एलिमिनेट होने लगते हैं। कोई भी क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन चांग सेंग और उसका नया दोस्त दोनों आखिर तक टिके रहते हैं। आखिरकार एग्जाम खत्म हो जाता है। अब सब लोग रिजल्ट्स देखने के लिए अनाउंसमेंट बोर्ड के पास इकट्ठा होते हैं। टीचर चाओ और एग्जामिनर्स पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चांग सेंग ने सारे 36 वॉल्यूम्स सिर्फ 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर दिए। ये तो अनबिलीवेबल है। बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान रह जाते हैं। इतिहास में किसी ने भी इतना परफेक्ट आंसर नहीं किया था। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। जनरल के रेजिडेंस से आई एक यंग लेडी टीचर चाओ से कुछ बात करती है और अचानक चांग सेंग का नाम बोर्ड पर आता ही नहीं है। मतलब वो फेल हो गया, फर्स्ट रैंक जाता है। शुई जेन को, जो क्लियरली एक पावरफुल फैमिली का यंग मास्टर है, ये सुनकर चांग सेंग टीचर चाओ से बोलता है
कि उसका पेपर दोबारा चेक किया जाए, लेकिन टीचर चो मना कर देता है। वो बस यही कहता है कि चांगसेंग ताओ एकेडमी में एंटर नहीं कर सकता। ये देखकर टांग 36 गुस्सा हो जाता है। वो डिमांड करता है कि आंसर शीट दिखाई जाए। सबको पता है चांगसेंग ने सब सही आंसर किया है, लेकिन चांगसेंग खुद पूरी तरह काम रहता है। वो कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता, ना ही सिचुएशन को और खराब करना चाहता है। वो बस इतना कहता है अगर यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो वो किसी और एकेडमी में चला जाएगा। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे टियांटाओ एकेडमी से बहुत उम्मीदें थी। आखिर ये डिवाइन कैपिटल की नंबर 1 एकेडमी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट्स के साथ बिहेव किया वो सच में डिसअपॉइंटिंग है। उसकी ये बातें सुनकर टांग 36 और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। फिर वो चांगसेंग को साथ में खाना खाने के लिए इनवाइट करता है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। चांगसेंग को एक चीज जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि उसे टांग 36 क्यों कहा जाता है। तब पता चलता है कि ये नंबर एक्चुअली उसकी रैंक है, जो एक स्पेशल रैंकिंग से आता है जिसे चिंगयन रैंकिंग कहा जाता है। टांग 36 समझाता है ये रैंकिंग जो डायनेस्टी के यंग जनरेशन को दी जाती है और टॉप 5 लोग इंपीरियल एग्जाम में नंबर 1 बनने का चांस पाते हैं। टांग 36 ये जानकर शॉक हो जाता है कि चांगसेंग एक बहुत दूर के गांव से आया है, क्योंकि डिवाइन कैपिटल ईस्ट में है और चांगसेंग का गांव फार वेस्ट में, मतलब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर। फिर टांग 36 उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। चांगसेंग शांति से जवाब देता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसे उसके सीनियर और मास्टर ने पाला है। उसे बस इतना पता है कि बचपन में उसे युनमू माउंटेन पर पाया गया था और उस समय एक अजीब सी घटना हुई थी। जब कोई उसे ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक एक गोल्डन ड्रैगन प्रकट हो गया, लेकिन उसके मास्टर प्रीस्ट जी ने उसे एक ही बार में भगा दिया। समय बीतता है और चांगसेंग बड़ा हो जाता है, लेकिन ना उसके मास्टर और ना ही उसके सीनियर कभी उसे कल्टिवेशन सिखाते हैं, बल्कि उसका मास्टर उसे मजबूर करता है कि वो 3000 टाओइस्ट स्क्रिप्चर्स पढ़े। उस सख्त ट्रेनिंग की वजह से चांगसेंग ने सारे 3000 स्क्रिप्चर्स याद कर लिए, लेकिन उसकी कल्टिवेशन जरा भी इम्प्रूव नहीं हुई। फिर चांगसेंग असली रीजन बताता है वो डिवाइन कैपिटल क्यों आया है। उसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। अभी उसके पास एक मैरिज एग्रीमेंट लेटर है जो सू फैमिली की बेटी का है, जिसका नाम है यूरोंग। बचपन से ही चांगसेंग को अपनी फियांसी के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि इतने सालों तक वो दोनों सिर्फ लेटर्स के जरिए बात करते थे। लेकिन माउंटेन छोड़ने से पहले एक और सच्चाई सामने आई। चांगसेंग को एक कंजेनिटल इलनेस है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। उसके मास्टर के मुताबिक ये उसकी किस्मत है और उसे एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन चांगसेंग मानता नहीं है। एक स्क्रिप्चर में लिखा है कि किस्मत बदली जा सकती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी डेस्टिनी खुद बदलेगा। उसका मास्टर उस पर भरोसा करता है, क्योंकि पिछले 800 सालों में सिर्फ 3 लोग ही अपनी किस्मत बदल पाए हैं। शायद चांगसेंग 4th बन सकता है। उसका मास्टर उसे एडवाइस देता है डिवाइन कैपिटल जाओ और इंपीरियल एग्जाम में नंबर 1 बनो, तभी से अपनी किस्मत बदलने का रास्ता मिलेगा। उसका सीनियर यूरेन उसे एक तलवार भी देता है। ये तलवार गोल्डन ड्रैगन के विस्कर से बनी है। हालांकि उसके सीनियर के पास कई फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी राइट आई, राइट हैंड, और वो बोल भी नहीं सकता। फिर भी चांगसेंग उसे बहुत रिस्पेक्ट करता है। उसकी नजर में उसका सीनियर सबसे बहादुर और स्ट्रॉन्ग इंसान है। ये सब सुनकर टांग 36 उसका दोस्त बनना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल अभी भी है। आखिर टियांटाओ एकेडमी चांगसेंग को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? क्या ये उस मैरिज एग्रीमेंट से जुड़ा है? जैसे ही टांग 36 को पता चलता है कि उसकी फियांसी सू फैमिली से है, सू यूरोंग, वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो तुरंत कहता है कि ये लड़की सिर्फ 10 साल की उम्र में ही अपना ट्रू फीनिक्स ब्लड अवेकन कर चुकी थी और इसी वजह से उसे पूरे कॉन्टिनेंट की नंबर 1 जीनियस कहा जाता है। यहाँ तक कि रूमर्स भी हैं कि वो फ्यूचर में होली मेडन बन सकती है। तो साफ है ये मैरिज एग्रीमेंट बस नाम का ही है। तब टांग 36 एक सबसे बुरा पॉसिबल सिनेरियो समझाता है। शायद डिवाइन कैपिटल का रॉयल फैमिली पहले से ही चांगसेंग के आने के बारे में जानता है और इसी वजह से उसे टियांटाओ एकेडमी में इंटेंशनली एडमिट नहीं किया गया। सिंपल वर्ड्स में राज्य नहीं चाहता कि उसकी पहचान बाहर आए। वो नहीं चाहता कि वो फेमस बने, क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। आखिर कैसे सू यूरोंग जो नंबर 1 जीनियस है और फ्यूचर की होली मेडन एक गांव के लड़के से एंगेज्ड हो सकती है जिसके पास कोई कल्टिवेशन भी नहीं है? ये उनकी फैमिली की रेपुटेशन और स्टेटस दोनों को नुकसान पहुंचा देगा, खासकर उसके पिता सू सीजी जो ईस्टर्न एम्पायर के डिवाइन जनरल हैं। लेकिन चांगसेंग का इंटेंशन साफ है। वो डिवाइन कैपिटल आया है इस मैरिज को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि अपनी बीमारी की वजह से वो उसे बर्डन नहीं बनाना चाहता। आखिरकार चांगसेंग की मुलाकात सुसीजी से होती है। उसे अपनी बात सुनाने के बाद चांगसेंग कहता है कि वो लेटर सीधे सू यूरोंग को देना चाहता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि लेटर उन्हें दे दे, वो खुद उसे पहुंचा देंगे। लेकिन चांगसेंग नहीं मानता। वो खुद पर्सनली देना चाहता है, क्योंकि वो उसे थैंक करना चाहता है। इसी एग्रीमेंट की वजह से वो माउंटेन छोड़कर बाहर की दुनिया देख पाया। ये सुनकर
सुशिजी अचानक उस पर हमला कर देता है, लेकिन फाइट के दौरान चांग सेंग बहुत सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और तभी एक शॉकिंग बात सामने आती है। वो 3000 सेक्रेड स्क्रिप्चर्स सिर्फ नॉलेज नहीं रखते, बल्कि वो दुनिया की सारी मार्शल टेक्निक्स भी सिखाते हैं। और इतना ही नहीं, वो ये भी सिखाते हैं कि अटैक्स को कैसे काउंटर करना है और सही समय पर कैसे स्ट्राइक करना है। जब चांग सेंग को मौका मिलता है तो वो अपना गोल्डन ड्रैगन सोर्ड निकाल लेता है। ये देखकर सुशिजी शॉक हो जाता है। उसे समझ आता है कि ये तलवार बहुत ही डेंजरस है और चांग सेंग से जो ऑरा निकल रहा है वो बेहद खतरनाक है। उस वक्त सुशिजी डिसाइड कर लेता है कि इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। वो एक डेडली ब्लड डिस्ट्रॉइंग अटैक की तैयारी करता है और उसी समय चांग सेंग भी पूरी तरह रेडी हो जाता है। बिना कल्टिवेशन के भी वो पीछे नहीं हटता। उसका करेज सच में बहुत इम्प्रेसिव है। लेकिन तभी ये फाइट अचानक रुक जाती है। एक महिला आती है, मोयू, फीमेल चीफ ऑफिसर। उसकी एंट्री से सुशिजी गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि इसमें बीच में मत पड़ो, ये उसका फैमिली मैटर है। लेकिन मोयू कामली जवाब देती है, अगर ये सिर्फ फैमिली इश्यू होता तो वो इंटरफियर नहीं करती। लेकिन वो यहाँ आई है क्योंकि उसके पास एक सेक्रेड ऑर्डर है ग्रेट लीडर की तरफ से, और फिर वो उस ऑर्डर को पढ़ना शुरू करती है। ग्रेट लीडर का आदेश है कि चेन चांगशेंग को गोजाओ एकेडमी में प्रवेश करने दिया जाएगा। ये सुनकर सुजी बहुत गुस्सा हो जाता है। एक छोटे से गांव का लड़का इतनी बड़ी और प्रेस्टिजियस एकेडमी में कैसे जा सकता है? लेकिन मोयू शांत होकर जवाब देती है और उससे एक सीधा सवाल पूछती है, क्या तुम पवित्र आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत रखते हो? ये सुनकर सुशिजी चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक बात और पक्की हो जाती है, ये लड़का जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर खुद ग्रेट लीडर इसमें दखल दे रहे हैं तो चांगशेंग जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसे अभी भी समझ नहीं आया कि उसका आने वाला दामाद सच में बहुत खास है। अब अगर ध्यान से देखें तो पहले सुशिजी के साथ मिस शेंगवन थी, वही थी जिसने टीचर चाओ को रिश्वत दी ताकि रिटन एग्जाम में शुईचन को फर्स्ट रैंक मिल सके। तो अब सवाल है, ये शुईचन है कौन? ज्यादा संभावना है कि उसे सुयुरोंग के साथ मैच किया जाएगा। जैसा कि टांग 36 ने कहा था, ये शादी असल में एक फैमिली बिजनेस डील है, तो ये बहुत पॉसिबल है कि शुईचन किसी पावरफुल फैमिली से आता हो। और क्योंकि चांगशेंग और सुयुरोंग आज तक मिले ही नहीं हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि दूसरा दिखता कैसा है। यही एक परफेक्ट मौका बनाता है। सुशिजी चांगशेंग को रिप्लेस कर सकता है शुईचन के साथ। सीधे शब्दों में शुईचन खुद को चांगशेंग बनाकर दिखाएगा। इसीलिए सुशिजी इंसिस्ट करता है कि चांगशेंग अपना मैरिज लेटर दे दे ताकि वो उसे शुईचन को दे सके। अगर ये प्लान काम कर गया तो सुयुरोंग को कभी शक भी नहीं होगा। और सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? शुईचन को। अब बात करते हैं 3000 स्क्रिप्चर्स की। ये चीज सच में अनबिलीवेबल है। पहले ही एपिसोड में हमने देखा कि चांगशेंग सुशिजी के अटैक्स के वीक पॉइंट्स डिटेक्ट कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनसे काउंटर भी कर सकता है, वो भी तब जब दोनों की पावर लेवल बिल्कुल अलग हो। इसका मतलब ये 3000 सेक्रेड स्क्रिप्चर्स सब कुछ मौजूद है। अल्केमी, फॉर्मेशंस, कल्टीवेशन और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स भी, सब कुछ इसमें है। सीधे शब्दों में यही चांगशेंग की ताकत की असली फाउंडेशन है। और अगर कभी सच में कल्टीवेशन शुरू करता है तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो जाएगी। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और इसका अगला पार्ट भी जल्दी आने वाला है। आगे के एपिसोड्स और भी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, इसलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? इस बार हम कंटिन्यू करने वाले हैं वे ऑफ चॉइस यानी सेंकांग सेंग के एपिसोड 2 के साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर अभी तक अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव नहीं कर पाया था, लेकिन उसने 3000 सेक्रेड बुक्स को याद कर लिया है बिल्कुल परफेक्टली। इन बुक्स में दुनिया की ऑलमोस्ट हर चीज का नॉलेज है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा ब्रेव भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो सीधा स्टोरी में चलते हैं। मोयू सेंचांग सेंग को वार्न करती है कि अब वो अपनी एंगेजमेंट के बारे में किसी को भी ना बताए। उसे ये भी क्यूरियोसिटी होती है कि ग्रेट लीडर ने उसे इतनी गहरी एबिस में क्यों भेजा, और वो एबिस असल में गोजो एकेडमी है। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और जैसे मोयू ने बोला था, वो जगह सच में एक एबिस जैसी ही लगती है। अकादमी पूरी तरह से टूटी हुई और नेग्लेक्टेड है, लेकिन सेंकांग सेंग की नजर में ये अकादमी काफी पुरानी लग रही होती है, बाकी अकादमियों से भी ज्यादा पुरानी। इसलिए वो सोचता है कि शायद पास्ट में ये सबसे बेस्ट अकादमी रही होगी। पर वो ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि उन 3000 सेक्रेड बुक्स में गोजाओ एकेडमी का कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन नियोटांग के अकॉर्डिंग ये अकादमी सिर्फ 20 साल पहले बनी थी और इसका हेड था सेंग सिंगजाओ। पर उसका एम्प्रेस सेंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था।
रीजन किंगडम की पॉलिसीज बिल्कुल अनरीजनेबल थीं, इसलिए सेंग सिंगजाओ ने रिबेलियन शुरू कर दिया। लेकिन बैटल के दौरान ग्रेट लीडर खुद बीच में आ गया और उसने सबको पनिश कर दिया और गोजाओ एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज भी वहाँ कुछ बिल्डिंग्स 2 टुकड़ों में बंटी हुई दिखती हैं। ये सब ग्रेट लीडर के अटैक के निशान हैं, लेकिन चांगसेंग को लगता है कि इस सब के पीछे कोई बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। पर नियोटेंग उसे कहता है कि इतना ज्यादा मत सोचो। वो बस यही सोचता है कि ग्रेट लीडर ने उसे उसी अकादमी में क्यों भेजा जिसे वो खुद डिस्ट्रॉय कर चुका है। लेकिन चांगसेंग फिर भी मानता है कि यहाँ जरूर कोई राज है। तो नियोटेंग उससे पूछता है, क्या तुम सच में इतनी कर्स जगह पर रहना चाहते हो? वो ये भी कहता है कि यहाँ शायद तुम्हें कोई मिले भी ना। लेकिन चांगसेंग बिल्कुल कैलमली एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि वो यहीं रहेगा क्योंकि ये जगह उसे उसके गांव के पुराने टेम्पल की याद दिलाती है जहाँ वो पहले पढ़ाई करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने अपने टीचर से एक प्रॉमिस किया है, अगर वो एग्जाम पास कर लेता है और नंबर 1 बन जाता है तो वो अपनी किस्मत को बदलना सीख लेगा। ये सुनकर नियोटेंग कंफ्यूज हो जाता है। चांगसेंग ने अभी तक कल्टीवेशन अवेकन भी नहीं किया, तो वो इंपीरियल एग्जाम कैसे देगा? आखिर उस एग्जाम में पूरे कॉन्टिनेंट के जीनियस आते हैं। उसे लगता है शायद चांगसेंग के पास कोई हिडन टैलेंट हो, लेकिन जब वो उसका बॉडी चेक करते हैं तो पता चलता है उसके सारे मेरिडियंस कम्प्लीटली डैमेज्ड है। मतलब ऑलमोस्ट कोई होप ही नहीं है और एग्जाम भी सिर्फ 3 महीने दूर है। टाइम के हिसाब से देखा जाए तो सिचुएशन बिल्कुल होपलेस लगती है। लेकिन चांगसेंग को अपने टीचर की बात याद आती है। उसका बॉडी अलग है, इसलिए जब तक रिजल्ट प्रूव नहीं हो जाता वो फाइट करता रहेगा। जब वो लाइब्रेरी के पास पहुंचता है तो उसका गेट ऑलरेडी ग्रैंड काउंसिल ने लॉक कर दिया होता है। तो चांगसेंग सीधा उनसे मिलने चला जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है इंस्ट्रक्टर शिन से। शिन शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि चांगसेंग गोजाओ एकेडमी की लाइब्रेरी खोलना चाहता है और तुरंत वो कुछ एल्डर्स को बुला लेता है ताकि चांगसेंग को वहाँ से निकाल दिया जा सके। लेकिन तभी चांगसेंग एक रिकमेंडेशन लेटर दिखाता है जो ग्रेट लीडर ने दिया होता है। शुरू में उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो लेटर खोलते हैं तो पता चलता है कि वो सच में असली है। तो वो जल्दी से माफी मांग लेते हैं और उसे कई चीजें दे देते हैं, जैसे एक अलाउंस, अकादमी की सील और गोजाओ एकेडमी के कुछ ऑफिशियल ऑर्डर्स। चांगसेंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे ये सब क्यों दिया जा रहा है। फिर सच सामने आता है, गोजाओ एकेडमी में वो अकेला इंसान है, इसलिए नियमों के हिसाब से अब चांगसेंग ही अकादमी का हेड है। हाँ, क्योंकि वहाँ सिर्फ वही है। यकीन करना मुश्किल है, फिर भी वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो लाइब्रेरी वापस जाता है। अंदर बहुत सारी किताबें होती हैं और जब वो एक किताब खोलता है तो वो फिर से हैरान हो जाता है। ये किताबें उन 3000 सेक्रेट बुक से पूरी तरह अलग हैं जो उसने पहले पढ़ी थी। मतलब अब उसे नया नॉलेज मिलने वाला है। अचानक इंस्ट्रक्टर शिन और 4 एल्डर्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो जगह साफ करने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर साफ डर दिख रहा होता है। चांगसेंग उनकी मंशा नहीं समझ पाता, पर क्योंकि वो जिद करते हैं तो वो उन्हें पूरी लाइब्रेरी साफ करने देता है। लगता है ग्रेट लीडर के साथ कुछ चल रहा है। शायद पहली बार ग्रेट लीडर ने खुद किसी को चुना है और वो इंसान है चेन चांगसेंग। इसलिए वो मानते हैं कि उसमें जरूर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। इंस्ट्रक्टर सिन तो ये तक अंदाजा लगाता है कि चांगसेंग हाई मेडिटेशन लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन चांगसेंग शांति से कहता है कि उसने अभी तक कल्टीवेशन शुरू भी नहीं किया। ये सुनकर जिन पूरी तरह शॉक हो जाता है। फिर वो मेई लीसा से मिलने जाता है जो ग्रैंड काउंसिल की मेन हेड है, क्योंकि ग्रेट लीडर ने उसे चेन चांगसेंग को गाइड करने का काम दिया है। इसलिए वो अब चांगसेंग के साथ गोजाओ एकेडमी में रहेगा। लेकिन मेई शांत होकर जवाब देती है और उसे चिंता ना करने को कहती है, क्योंकि उसे भी यही जिम्मेदारी मिली है चांगसेंग को गाइड करने की। लगता है आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर चांगसेंग एक किताब उठाता है जिसका नाम है होली थ्योरी ऑफ समसम। मतलब अब वो कल्टीवेशन शुरू करने वाला है। वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। बुक के हिसाब से कल्टीवेशन शुरू करने के लिए उसे अपना फेट स्टार इग्नाइट करना होगा। जब वो इसमें सफल हो जाएगा तो ये फेट स्टार उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जाएगा, तभी वो पूरी तरह उसका बनेगा। इस फेट स्टार के अलग अलग लेवल होते हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी डिवाइन कॉन्शियसनेस होगी उतना बड़ा तुम्हारे फेट स्टार का पोटेंशियल होगा। सिंपल शब्दों में फेट स्टार एक खाली कंटेनर जैसा है। तुम जितने टैलेंटेड हो ये कंटेनर उतना बड़ा बनता है और उतनी ज्यादा पावर संभाल सकता है, इसीलिए इसे ग्रेट पोटेंशियल कहा जाता है। लकीली चांगसेंग पहले ही 3000 टाओइस्ट सेक्रेट बुक्स मास्टर कर चुका है। उन्हें पढ़कर उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। आखिरकार चांगसेंग सी ऑफ स्टार्स में एंटर करता है। अब समय है अपना खुद का फेट स्टार ढूंढने का और फिर उसका फेट स्टार सामने आता है। हाँ, वो सच में इतना बड़ा है, हर कोई उसे साफ देख सकता है। इंस्ट्रक्टर शिन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि हेड चेन ने आखिरकार कल्टीवेशन में सफलता पा ली। उसके सीनियर और उसके टीचर भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें थोड़ी चिंता भी होने लगती है क्योंकि चांगसेंग का फेट स्टार यकीन से भी ज्यादा बड़ा है और उसे पाने के लिए उसे सी ऑफ स्टार्स के अंदर लाइफ एंड डेथ के गेट से गुजरना होगा। फेट स्टार जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसे हासिल करना उतना ही मुश्किल होता है। अभी
चांगसेंग के सामने एक दीवार है, एक बैरियर, गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। जैसे ही वो इसे छूता है उसे तुरंत खतरा महसूस होता है। सिर्फ छूने से ही उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस कमजोर होने लगती है। उसे समझ आ जाता है अगर वो जबरदस्ती अंदर गया तो उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह टूट सकती है। फिर भी ये उसका पहला कदम है, वो फेल नहीं हो सकता। तो चांगसेंग एक रिस्की कदम उठाता है, वो आगे बढ़ता है और उसमें घुसने की कोशिश करता है। उसकी ये स्ट्रगल यूरान और उसके टीचर महसूस करते हैं, क्योंकि अचानक उसकी अरा कमजोर होने लगती है। फिर अचानक उसे पीछे फेंक दिया जाता है। उसका टीचर बस मुस्कुराता है, उसे पहले से पता है आगे क्या होगा। तुआन मेई भी इंस्ट्रक्टर शिन से कहती है कि जल्दी जज मत करो, बस इंतजार करो और देखो क्या होता है। इधर चांगसेंग के अंदर अभी भी वही जिद है अपने फेट स्टार तक पहुंचने की। वो अपनी लिमिट से आगे बढ़ता है, क्योंकि इस जिंदगी में वो इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहता है। उसे सुई वुरोंग से किया हुआ वादा याद आता है। जब वो बड़ा होगा तो डिवाइन कैपिटल जाकर उसे ढूंढेगा और उसे अपने सारे वादे निभाने हैं। सबसे ज्यादा अपने टीचर से किया वादा, अपनी किस्मत बदलने का। उसी मजबूत इरादे के साथ चांगसेंग आखिरकार तोड़ देता है गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ। मतलब उसने अपना फेट स्टार हासिल कर लिया है और अब उसकी कल्टीवेशन शुरू हो चुकी है। तुआन मेई कहती है, क्या फूल पहले ही नहीं खिल चुका? वाह, चांगसेंग का फेट स्टार फिनोमेना हर कोई देख रहा है। हर जगह लोग क्यूरियस हो जाते हैं, ये फेट स्टार आखिर किसका है? चांगसेंग का फेट स्टार बहुत पावरफुल है। जैसे ही वो इसे हासिल करता है वो होली सम के इनिशियल स्टेज में एंटर कर जाता है। उसके फेट स्टार की एक स्पेशल एबिलिटी भी है, ये हर बीमारी को रोक सकता है और इसमें जबरदस्त पावर है। मतलब फ्यूचर में चांगसेंग कई फील्ड्स में मास्टर बन सकता है, जैसे अल्केमी, फॉर्मेशंस और मार्शल आर्ट्स। उसका फेट स्टार एक रेड कपड़ों वाली लड़की का ध्यान भी खींचता है। वो उम्मीद करती है कि वही इंसान उसकी बीमारी ठीक कर सकता है। किस्मत से वो उसके पास ही है। तो रेड क्लोथ वाली लड़की चांगसेंग को ढूंढने आती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक फॉर्मेशन पर पैर रख देती है और फिर उसकी मुलाकात होती है एक ब्लैक रोब वाले आदमी से। वो उसे बुलाता है योर हाइनेस और कहता है कि वो काफी समय से इसी जगह उसका इंतजार कर रहा था। उधर चांगसेंग को गोजाओ एकेडमी के अंदर कुछ अजीब महसूस होता है, तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है। लेकिन ये सब हम एपिसोड 3 में कंटिन्यू करेंगे। ये एपिसोड सच में कमाल का था, शायद क्योंकि ये अभी एपिसोड 2 है। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी लगती है, हर कैरेक्टर का अपना बैकग्राउंड है। खासकर तुआन मेई ग्रैंड काउंसिल की हेड, वो हर चीज बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करती है। वो इंस्ट्रक्टर शिन से कहती है, शांत रहो, कुछ बुरा नहीं होगा। और जब फेट स्टार दिखाई देता है वो फिर कहती है, जल्दी जज मत करो। जब चांगसेंग अपना फेट स्टार पा लेता है वो कहती है, फूल पहले ही खिल चुका है। ये लाइन बहुत कूल लगती है, भले ही पूरी तरह समझना थोड़ा मुश्किल हो। जहाँ तक उसके टीचर प्रीस्ट जी की बात है, वो बस मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है और यकीन है कि चांगसेंग जरूर सफल होगा। और अब हम अगली बार एपिसोड 3 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। मेरी तरफ से एक मैसेज, हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो। टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? इस बार हम कंटिन्यू कर रहे हैं वे ऑफ चॉइस एपिसोड 3। अब मेरे पास कोई एपिसोड का डेट नहीं है और अब हम प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करेंगे, जो है हर सैटरडे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये जो मिस्टेरियस आदमी है ये डीमन ट्राइब से आया है और जो रेड कपड़े वाली प्रिंसेस है उसका नाम लुओ लुओ है और वो स्पिरिट ट्राइब से बिलोंग करती है। ये डेमन आदमी यहाँ सिर्फ एक ही पर्पस से आया है, उसे मारने के लिए। अगर स्पिरिट ट्राइब की प्रिंसेस ह्यूमन कैपिटल सिटी में मर जाती है तो बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। फिर ह्यूमंस और स्पिरिट ट्राइब के बीच वॉर शुरू हो जाएगी और उसके बाद डीमन ट्राइब भी इंटरफेयर करेगी। शॉर्ट में बोले तो सब ट्राइब्स वॉर में घुस जाएंगी और बैटल होना पक्का है। लुओ लुओ अपना डिवाइन वेपन निकालती है जिसका नाम है रेन विप। इसका रैंक है नंबर 17, लेकिन मास्क डीमन इस वेपन से बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि लुओ लुओ के मेरिडियंस ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं। मतलब वो अपनी फुल पावर यूज ही नहीं कर सकती। इसलिए डेमन को लगता है कि वो उसे सिर्फ 10 सांसों के अंदर मार सकता है। लेकिन लुओ लुओ पहले से ही अपना अल्टीमेट अटैक रेडी कर चुकी होती है और वो रिलीज करती है एम्परर फैंग। तभी अचानक लुओ लुओ को एक बहुत बड़ा एनर्जी सर्ज फील होता है। पता चलता है चांगसेंग यहाँ आ चुका है और सिर्फ आया ही नहीं, उसने एक फॉर्मेशन भी प्रिपेयर कर दिया है जो बेसिकली एक पावर बूस्ट फॉर्मेशन है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक बफ। ये देखकर डेमन आदमी शॉक हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि चांगसेंग इस फॉर्मेशन के अंदर कैसे आ गया। चांगसेंग शांति से जवाब देता है कि ये फॉर्मेशन समझना बहुत आसान था। ये सुनकर डेमन उसकी एबिलिटी की तारीफ करता है, लेकिन फिर कहता है असली ओपोनेंट वो नहीं है, असली ओपोनेंट है ब्लैक रोब लॉर्ड। शुरू से ही ब्लैक रोब लॉर्ड ने हर पॉसिबिलिटी कैलकुलेट कर ली थी। जब चांगसेंग ये नाम सुनता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो ह्यूमन ट्राइब का सबसे मिस्टीरियस ट्रेटर है और अब वो डीमन ट्राइब ज्वाइन करके उनका मेन एडवाइजर बन चुका है। और ये डेमन आदमी अब प्लान करता है कि वो अपनी ही बॉडी को सैक्रिफाइस करेगा। वो डेमन का सीक्रेट वेपन
अपनी ही बॉडी में घोंप देता है और अचानक एक बहुत बड़ा मीटियर स्टोन प्रकट हो जाता है जो दोनों पर गिरने वाला होता है। लेकिन चैंग शेंग बिल्कुल भी घबराता नहीं है, पूरी तरह काम रहता है क्योंकि उसे पहले से पता है कि इस अटैक को कैसे रोकना है। एक बार फिर सब कुछ 3000 टाओ स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ था। सिर्फ अपनी गोल्डन ड्रैगन सोर्ड से और बिना अपनी पावर इस्तेमाल किए वो इस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है। उनकी लड़ाई का असर बाहर तक महसूस होता है। एम्परर के पर्सनल डिवाइन जनरल सुए सिंक्वान को एहसास हो जाता है कि चांग शेंग से लड़ने वाला डेमन असल में ये शी तियानलू है। तुरंत वो अपनी फ्लेमिंग सॉर्ड फेंकता है जो फॉर्मेशन को चीरते हुए सीधे डेमन की बॉडी में जा लगती है। डेमन आदमी शॉक हो जाता है कि उसकी पहचान एक्सपोज हो चुकी है। सबसे पहले वो क्या सोचता है, डेमन का सीक्रेट वेपन छुपाना, लेकिन दुर्भाग्य से वो तलवार तुरंत ले ली जाती है व्हाइट एम्परर सिटी के हेड स्टुअर्ड जिन यूलियू द्वारा, जो मिस लुओ के गार्डियन भी हैं। जनरल इक्सुए वहाँ पहुँचता है और जनरल जिन से कहता है कि डेमन को अंडरग्राउंड प्रिजन में ले जाओ, वो उसे अच्छे से इंटेरोगेट करना चाहता है। जनरल जिन सिर्फ एक शर्त रखता है, उसे 3 दिनों के अंदर रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो आज रात की ये घटना स्पिरिट ट्राइब और ह्यूमन ट्राइब के रिश्ते को तय करेगी। मतलब अगर जनरल इक्सुए झूठ बोलता है और रिजल्ट नहीं देता तो स्पिरिट ट्राइब नाराज हो जाएगी क्योंकि दोनों ट्राइब्स एलाइज हैं। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, खासकर जब डीमन ट्राइब ने उनकी प्रिंसेस को मारने की कोशिश की है। इधर चैंग शेंग सोचता है कि समस्या खत्म हो चुकी है तो वो वहाँ से निकलकर अपनी कल्टीवेशन जारी रखने का सोचता है। जनरल जिन उसका धन्यवाद करता है और उसे इनाम देना चाहता है, एक व्हाइट जेड जो कीमत में 10,000 गोल्ड कॉइन्स के बराबर है। लेकिन चांग शेंग विनम्रता से मना कर देता है, कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर जनरल जिन को उसमें और ज्यादा दिलचस्पी होने लगती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि किसी ने इतना कीमती इनाम रिजेक्ट कर दिया। इसी बीच मिस लुओ शेंग यानी लुओ अपने पास्ट का सपना देखती है। उसका एक बड़ा सपना है अपने पिता की महान सक्सेसर बनना, लेकिन किस्मत उसके रास्ते में रुकावट बन जाती है क्योंकि प्रिंसेस लुओ मिक्स्ड ब्लड के साथ पैदा हुई थी। उसकी बॉडी में ह्यूमन ब्लड और स्पिरिट ब्लड दोनों हैं, जिसकी वजह से उसके मेरिडियंस बहुत कमजोर हैं। स्पिरिट ट्राइब का मेन एडवाइजर बहुत चिंतित है कि प्रिंसेस शायद हमेशा के लिए अर्ली स्टार कंडेंसेशन स्टेज में ही फंसी रह जाए। उसके पिता स्पिरिट ट्राइब के लीडर व्हाइट एम्परर एक कमजोर सक्सेसर नहीं चाहते, इसलिए वो अपनी बेटी को 3 साल का समय देते हैं। अगर वो तब तक स्टार स्टेज तक नहीं पहुंच पाती तो उसे अगले सक्सेसर से शादी करनी होगी। अचानक वो जाग जाती है और चांग शेंग के बारे में सोचने लगती है। उसे लगता है कि वही उसकी किस्मत बदल सकता है, उसके मेरिडियंस हील करके। इसलिए वो तुरंत अपने सैनिकों के साथ गोजो एकेडमी पहुंचती है और चांग शेंग के लिए बहुत सारी बुक्स लेकर आती है। ये किताबें स्पिरिट ट्राइब के पास मौजूद इकलौती कॉपियाँ हैं। इनके पास जो बॉक्स रखा है उसमें दुनिया भर के कल्टिवेटर्स को चाहिए ऐसे रेयर मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और उसके पास एक खजाना भी है, नाइट पर्ल, जो साउथ सी ड्रैगन ट्राइब का है। लेकिन हम चांग शेंग की पर्सनालिटी जानते हैं, उसे सिर्फ बुक्स में इंटरेस्ट है, खासकर लिशान सॉर्ड सेक्ट की मेन सॉर्ड टेक्निक के मैनुअल में। वो शॉक हो जाता है क्योंकि इस सॉर्ड टेक्निक का मालिक दुनिया का नंबर 1 सॉर्ड्समैन है जिसने इसे कभी किसी को पास नहीं किया। तो सवाल ये है, उसने इसे कॉपी कहाँ से किया? लुओ कहती है उसके पास जो किताब है वो ओरिजिनल है। फिर लुओ कहती है कि वो उसकी डिसाइपल बनना चाहती है और साथ में कल्टिवेशन करना चाहती है। उसकी वजह है अपने मेरिडियंस हील करवाना। तियानडाओ एकेडमी और जाय सिंह एकेडमी के प्रोफेसर्स भी उसे क्योर नहीं कर पाए, इसलिए उसकी आखिरी उम्मीद है चेन चांग शेंग। लेकिन चांग शेंग सोचता है ये सब बस एक कोइंसिडेंस है। उसकी फाइटिंग एबिलिटी देखने के बाद भी उसे लगता है कि वो उसके मेरिडियंस हील नहीं कर सकता क्योंकि उसके खुद के मेरिडियंस में भी प्रॉब्लम है। वो खुद को भी हील नहीं कर सकता तो किसी और को कैसे हील करेगा? शॉर्ट में बोले तो चांग शेंग और ट्रबल नहीं लेना चाहता, इसलिए वो मना कर देता है और लुओ से कहता है कि वो कोई बेहतर टीचर ढूंढे। लेकिन फिर भी लुओ हार नहीं मानती। वो बार बार इंसिस्ट करती है और उससे डिसाइपल बनने की भीख मांगती है। आखिर में वो सुबह से रात तक चांग शेंग की डेली एक्टिविटीज फॉलो करने लगती है। जब चांग शेंग मेडिटेशन कर रहा होता है तो वो ऑनेस्टली कहता है कि वो उसका टीचर बनने के लायक नहीं है। कारण वही है, वो अपने मेरिडियंस हील नहीं कर सकता तो किसी और के कैसे करेगा? और वैसे भी उसके पास उसे सिखाने के लिए टाइम नहीं है। उसका मेन गोल है इंपीरियल एग्जाम में फर्स्ट प्लेस लेना। फिर चांग शेंग मजबूती से लुओ को गोजो एकेडमी से भगा देता है। अगले दिन लुओ कहीं दिखाई नहीं देती। पूरा दिन वो नहीं आती और चांग शेंग को बहुत गिल्ट महसूस होने लगता है। वो सोचता है शायद वो उससे बहुत हार्श हो गया। जैसे ही वो बुरा महसूस करना शुरू करता है, अचानक गोजो एकेडमी की दीवार टूट जाती है और पता चलता है ये लुओ ने किया है। वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो अभी भी उसकी डिसाइपल बनना चाहती है। उस समय चांग शेंग नहा रहा होता है। वो जल्दी से बाहर निकलता है और सीनियर टैंग से मिलने जाता है। वो लुओ के डिसाइपल बनने की बात बताता है। ये सुनकर सीनियर टैंग बस हंसते हैं और सिर हिलाते हैं। वो कहते हैं कि लुओ की प्रॉब्लम असल में छोटी है, तो चांग शेंग इतना डर क्यों रहा है? पहले चांग शेंग इससे भी बड़े प्रॉब्लम्स का सामना कर चुका है, जैसे किस्मत को बदलना, उसे चैलेंज करना
यहाँ तक कि आसमान और धरती के लॉस को भी चुनौती देना। उसने XUXCG नाम के एक जनरल से भी लड़ाई की थी और अब वो गोजो एकेडमी में है जो कभी पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो गई थी। उन सब के मुकाबले ये प्रॉब्लम बहुत छोटी है। चांगशिंग जवाब देता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर वो अपनी किस्मत नहीं बदल पाया तो वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। सीनियर टैंग उसे सलाह देते हैं कि किसी को नहीं पता वो कितना जिएगा, लेकिन उन्हें यकीन है कि चांगशिंग लंबी जिंदगी जिएगा, इसलिए उसे अपना दिल बंद नहीं करना चाहिए और उसे उस लड़की की इच्छा सुननी चाहिए। हैरानी की बात ये है, चांगशिंग एक नशे में आदमी की बात मान लेता है। वो तुरंत लुओ से मिलने जाता है जो डिवाइन कैपिटल छोड़ने वाली होती है, लेकिन टीचर स्टूडेंट वाली बात शुरू होने से पहले ही टीचर काओ वहाँ आ जाते हैं। वो गोजो एकेडमी के इंपीरियल एग्जाम में शामिल होने के खिलाफ हैं, क्योंकि एकेडमी में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। इंस्ट्रक्टर सिन समझाते हैं कि पैलेस एक चिंगटिंग बैंक्वेट रखेगा जहां कई एकेडमीज को इनवाइट किया जाएगा, लेकिन गोजो एकेडमी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, क्योंकि हर एकेडमी को कम से कम 2 स्टूडेंट्स लाने होते हैं और यही लुओ के लिए परफेक्ट मौका बन जाता है खुद को गोजो एकेडमी की स्टूडेंट बनाने का। लेकिन उसे एक्सेप्ट करने से पहले चांगशिंग एक बात साफ कर देता है। सबसे ज्यादा पॉसिबल ये है कि वो उसे कुछ भी सिखा नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद अभी सीख रहा है, और सबसे बुरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसे बहुत इंसल्ट्स और प्रेशर झेलना पड़ेगा। फिर भी लुओ बिल्कुल नहीं डरती। उसे विश्वास है कि कोई उसे इंसल्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो व्हाइट एम्परर की प्रिंसेस है। फिर दोनों डिसाइपल एक्सेप्टेंस रिचुअल करते हैं, अग्रीमेंट साइन होता है और दोनों टीचर और स्टूडेंट की तरह एक दूसरे को बो करते हैं। तभी हमें लुओ का रियल नेम पता चलता है, बाई लुओहेंग, और ये भी पता चलता है कि चांगशिंग गोजो एकेडमी का 5वां हेड है। अब इंपीरियल एग्जाम में एंट्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, लेकिन कोई उन्हें वार्निंग देता है कि गोजो एकेडमी एग्जाम में सबसे आखिरी आएगी। इस थ्रेट के बाद भी चांगशिंग शांत रहता है। अब उसका नया गोल है गोजो एकेडमी को इंपीरियल एग्जाम रैंकिंग में टॉप पर पहुंचाना। दूर से वो मेड देख रही होती है जिसने पहले टीचर काओ को ब्राइब किया था। वो एक लेटर लिखती है, ग्रीटिंग्स यंग मिस, आज डिवाइन कैपिटल एकेडमीज का प्रिलिमिनरी एग्जाम शुरू हो रहा है। स्गाइलिंग का यंग प्रीस्ट भी एग्जाम में शामिल हुआ है, लेकिन वो बहुत एरोगेंट है और मास्टर उसे पसंद नहीं करते। फिर भी ग्रेट लीडर ने उसे गोजो एकेडमी में एंटर करने दिया। वो पहला इंसान है जिसे ग्रेट लीडर ने खुद चुना है, इसलिए चिंता मत कीजिए, मैं शुआंग उस पर कड़ी नजर रखूंगी। इससे हमें पता चलता है कि मेड शुआंग सू यूरोंग की सेवा करती है और जो मास्टर का जिक्र हुआ था वो उसके पिता सू सीजी हैं। अभी तक हमें नहीं पता कि शुआंग की नीयत अच्छी है या बुरी। एक स्पाई होने के नाते अगर वो अपने साइड को बिट्रे कर दे तो वो पूरी स्टोरी को बदलने की ताकत रखती है। ऐसा लगता है कि शुआंग शायद बिट्रे कर सकती है, क्योंकि वो रिपोर्ट करती है कि चांगशिंग एरोगेंट है। इसी बीच टीचर काओ एक यंग मास्टर से मिलता है जो रिटन एग्जाम का टॉप कैंडिडेट माना जा रहा है। ये यंग मास्टर दूसरों को बुली करना बहुत पसंद करता है और उसका अगला टारगेट है चांगशिंग। वो उसकी नेक तोड़ना चाहता है। क्या ये सच में होगा? खैर, ये यंग मास्टर स्टोरी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। उसका रोल धीरे धीरे आपकी इमोशंस को एक एक करके निकाल देगा, भले ही आपको पता हो कि अंत में चांगशिंग ही जीतेगा। नेक्स्ट पार्ट के प्रीव्यू में ये यंग मास्टर सीधे चांगशिंग के पास आता है, उसे नीचा दिखाता है, उसकी रेपुटेशन खराब करता है और अपना कल्टीवेशन लेवल भी दिखाता है। वो चांगशिंग को नीचे गिराने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन चांगशिंग फिर भी बहुत काम रहता है। और अगले पार्ट में हमें चांगशिंग का सेकंड डिसाइपल भी देखने को मिलेगा। एक फन फैक्ट, आगे चलकर गोजो एकेडमी में चांगशिंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि वो एकेडमी का हेड है, लेकिन उसके कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होंगे। कुछ के मेरिडियंस डैमेज होंगे जैसे मिस लुओ, और कुछ अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जैसे कोई पोजेस्ड हो। शॉर्ट में बोले तो चांगशिंग के सभी स्टूडेंट्स में कमजोरियां होंगी, कोई भी पूरी तरह नॉर्मल या परफेक्ट नहीं होगा। मुझे अभी पता चला कि इस डोंगहुआ का एक लाइव एक्शन वर्जन भी है जो लगभग 6 साल पहले रिलीज हुआ था। इसका मैंडरिन टाइटल है जिएटियानजी और इंग्लिश में इसे द फाइटर ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। हालांकि स्टोरी में कुछ डिफरेंसेस हैं। लोग कहते हैं कि डोंगहुआ नॉवेल को ज्यादा क्लोजली फॉलो करता है और एनिमेटेड वर्जन सीजन 5 तक पहुंच चुका है, लेकिन एपिसोड्स वहीं रुक गए और आगे कंटिन्यू नहीं हुए। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। जो भी अंत तक देखे बहुत धन्यवाद। आज का मैसेज, मुश्किल होने पर भी अच्छा इंसान बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।